अदानी समूह के खिलाफ जनवरी महीने में विवादास्पद रिपोर्ट लाकर चर्चित हुए अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब एक और धनकुबेर को निशाने पर लिया है। अब कौन है वो धनकुबेर, क्या हिंडनबर्ग ने लगाए आरोप, देखते रिपोर्ट में। अडानी समूह के खिलाफ जनवरी महीने में विवादास्पद रिपोर्ट लाकर चर्चित हुए अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब एक और धनकुबेर को निशाने पर लिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आने के बाद अडानी की तरह इनकी भी दौलत एक झटके में काफी कम हो गई है। शॉर्ट सेलर फर्म ने अडानी के बाद ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक को भी टारगेट किया था। ताजा मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च के निशाने पर आए हैं कॉर्पोरेट एक्टिविस्ट कार्ल इकान। हिंडनबर्ग ने उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी इपान इंटरप्राइज एलपी के खिलाफ रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पोंजी जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अपनाने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्ल इकान की दौलत सिर्फ मंगलवार के दिन में ही $10 बिलियन से ज्यादा कम हो गई। शॉर्ट सेलर फर्म ने इकान एंटरप्राइज में कार्ल इकान की उस हिस्सेदारी पर भी विस्तार से चर्चा की जिन्हें गिरवी रखकर लोन लिया गया है। पहले इनके मार्जिन को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा नेटवर्थ तय करने में कैलकुलेट नहीं किया जाता था, अब इंडेक्स इसे भी शामिल करने लगा है। इस तरह कार्ल इकान के नेटवर्थ के कैलकुलेशन में यहां से अतिरिक्त $7.3 बिलियन का नुकसान हुआ। इस तरह उनकी दौलत एक दिन में $10 बिलियन से ज्यादा गिर गई। कर्नाटक की अंजनाद्री पर्वत श्रृंखला को बजरंगबली का जन्मस्थान माना जाता है। इन्हीं बजरंगबली के नाम पर चुनाव के दौरान कर्नाटक की राजनीति में तूफान आ गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो समाज में नफरत फैलाने वाले संगठन बजरंग दल और पीएफआई को बैन किया जाएगा। देखिए उस बजरंग दल की कहानी जिसे बैन करने का वादा कर रही है कांग्रेस। अंदर की बात में, देश में राम मंदिर आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो राम के मुद्दे पर आंदोलन कर सके। इधर विश्व हिंदू परिषद हिंदू युवाओं को मोबिलाइज कर रही थी। इसी माहौल में एक नेता हिंदुओं की आवाज को बढ़ चढ़कर उठा रहा था। नाम था विनय कटियार। विनय कटियार तब फायर ब्रांड नेता थे और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बेहद उग्र थे। विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट के अनुसार अक्टूबर 1984 के बीजेपी की ओर से श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई थी। इसी संकल्प के साथ 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई। विनय कटियार को बजरंग दल का संस्थापक माना जाता है। कांग्रेस की इस वादे से पहले से गर्म कर्नाटक का राजनीतिक तापमान और भी उबल पड़ा। बीजेपी समेत कई हिंदूवादी संगठन और बजरंग दल ने भी इस वादे के लिए कांग्रेस की आलोचना की। बजरंग दल ने कहा कि वो एक राष्ट्रीय संगठन है और इसकी तुलना पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन से करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल इस मुद्दे को कर्नाटक समेत पूरे देश में जोर शोर से उठा रही है और प्रदर्शन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। 82 साल के हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का एक बड़ा नाम है। वैसे देश की राजनीति में भी उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साल 1999 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी का गठन किया, यानी पिछले 24 साल से एनसीपी की कमान शरद पवार के पास है, लेकिन अब उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं 63 साल के सक्रिय राजनीति के सफर के बाद शरद पवार कितने संपत्ति के मालिक है। साल 2020 में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त शरद पवार ने हलफनामे में जो ब्यौरा दिया था उसके मुताबिक उनके पास करीब 32.73 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 2020 में शरद पवार के पास कुल 25 करोड़ 21,33,329 रुपए की चल संपत्ति और 7 करोड़ 52,33,941 रुपए की अचल संपत्ति थी, जो कुल मिलाकर 32.73 करोड़ की होती है। अगर कर्ज की बात करें तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक शरद पवार के परिवार पर 2020 तक कुल 1 करोड़ रुपए का कर्ज था। शरद पवार के परिवार ने शेयर्स, बॉन्ड और डिबेंचर्स में भी पैसे लगाए हैं। इसके अलावा 3 साल पहले उनके परिवार के पास कुल 88 लाख रुपए के सोने चांदी की ज्वेलरी थी, जिसकी कीमत में आज की तारीख में ज्यादा आंकी जाएगी। उसके अलावा शरद पवार ने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके नाम पर कोई रजिस्टर नहीं है। हालांकि शरद पवार अक्सर टोयोटा लैंड क्रूजर और लेक्सस एलेक्स 570 कार में नजर आते हैं। ये दोनों बेहद ही हाईटेक कार है। टोयोटा लैंड क्रूजर की फिलहाल कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास है, जबकि लेक्सस एलेक्स 570 की कीमत करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास है। यह बेहद लग्जरी कार है। बता दें, आज से 3 साल पहले 2020 में
शरद पवार की कुल संपत्ति करीब 32.73 करोड़ रुपए थी। इससे पहले 2014 के चुनाव में उन्होंने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक 6 साल के दौरान शरद पवार की संपत्ति में केवल 60 लाख रुपए का इजाफा हुआ था। 2014 के चुनाव में शरद पवार ने 20 करोड़ 47 लाख 99,970.41 रुपए की चल संपत्ति और 11 करोड़ 65 लाख 16,290 की अचल संपत्ति समेत कुल 32.13 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। नेता अब वोट की खातिर ट्विटर वार करना शुरू कर दिया है। एक दूसरे पर आरोप लगाने और मतदाताओं को लुभाने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर सभी दल अपने चुनावी वादों से ज्यादा वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। साथ ही एक दूसरे की कमियां भी सामने ला रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि उन्हें वोट देने से क्या फायदा होगा और नहीं देने से क्या नुकसान होगा। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट के जरिए निकाय चुनाव मतदान से पहले बड़ा बयान दिया है। मायावती ने विरोधी पार्टियों पर सीधा निशाना साधते हुए मतदाताओं से भावुक अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बता दी कि मायावती की पार्टी इस बार भी दलित मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे अपनी नैया पार लगाना चाहती है। पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने को लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यूपी निकाय चुनाव के तहत 4 मई को होने वाले पहले चरण के चुनाव हेतु हालांकि विरोधी पार्टियों ने शाम दाम दंड भेद आदि अनेक हथकंडों का लगातार इस्तेमाल किया है, लेकिन लोगों को वोट के अपने बहुमूल्य संवैधानिक हक एवं दायित्व के प्रति वफादार एवं ईमानदार रहकर ही वोट डालना है। मायावती ने आगे कहा कि साथ ही इस चुनाव के लिए भी भाजपा एवं अन्य विरोधी पार्टियों ने लुभावने वादे, हवाई बातों तथा कागजी दावे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन वोटरों को इनके बहकावे में न आकर अपने क्षेत्र के हित एवं विकास के लिए बीएसपी उम्मीदवारों को ही वोट देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। अतीक ने प्रयागराज से लेकर माउंट आबू, गोवा और विदेश तक के होटल में करोड़ों रुपए का निवेश किया था। गोवा के जिस होटल में अतीक का पैसा लगा है, वहीं गुड्डू मुस्लिम के ठहरने का भी शक है। कौन से कारोबारी से माफिया के थे गहरे संबंध, देखते रिपोर्ट में। अतीक अहमद हत्या मामले में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स लगातार जांच कर रही है। अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद के कमाए हुए काले पैसे को लेकर भी छानबीन जारी है। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अतीक ने प्रयागराज से लेकर माउंट आबू, गोवा और विदेश तक के होटल में करोड़ों रुपए का निवेश किया था। प्रयागराज के सिविल लाइंस और काटजू रोड स्थित 2 होटल मालिकों के अतीक अहमद से गहरे संबंध थे। पुलिस अब इनके दस्तावेजों को खंगालने में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार शहर में कारोबारी के कई होटल है। अतीक इसी के होटल में बैठकें भी करता था। खबर ये भी है कि गोवा के जिस होटल में अतीक का पैसा लगा है, वही गुड्डू मुस्लिम के ठहरने का भी शक है। यहाँ तक माफिया भाइयों ने कब्रिस्तान की जमीन की प्लॉटिंग कर मकान बना लिया था। वहीं प्रयागराज में कई होटल और रेस्टोरेंट है, जिसमें अतीक और अशरफ की हिस्सेदारी थी। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। इन सभी होटलों, रेस्टोरेंट को नोटिस दिया जाएगा। कई होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया कि ईडी की दिल्ली शराब नीति मामले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आपके राज्यसभा सांसद का नाम भी शामिल है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस खबरों को झूठी और मनगढ़ंत बताया है। आप नेता ने कहा, सुबह से जो भी खबर चल रही है वो झूठी और मनगढ़ंत है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम ईडी की किसी भी शिकायत में न तो आरोपी के रूप में है और न ही संदिग्ध या गवाह के रूप में कहीं नहीं है। राघव ने खबर को गलत और झूठी बताया और कहा कि ये मेरी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रचार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ईडी की तरफ से दायर की गई किसी भी शिकायत में मुझे आरोपी या संदिग्ध नहीं बनाया गया है। इन शिकायतों में मुझ पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। ऐसा लगता है कि शिकायत में मेरा नाम किसी बैठक में मौजूद व्यक्ति के रूप में बताया गया है। हालांकि इस तरह के आरोप लगाने का आधार साफ नहीं है। चड्ढा ने आगे कहा, मैं ऐसी किसी भी बैठक के संबंध में या किसी भी तरीके से किसी भी कथित अपराध के लिए जाने का जोरदार और स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि वो कोई गलत रिपोर्टिंग न करे।
और इस मुद्दे को साफ करे, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निर्देशालय की दिल्ली शराब नीति के मामले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी शामिल। केरल स्टोरी रिलीज से पहले ही विवादों में आ चुकी है। फिल्म पर केरल में भी विवाद हो रहा है। द केरल स्टोरी को लेकर मचे घमासान के बीच सेंसर बोर्ड की ओर से इसे ए सर्टिफिकेट दे दिया गया है, पर इसके साथ ही फिल्म से कंट्रोवर्शियल सीन हटवा दिए गए हैं। किस सीन पर चली सेंसर बोर्ड की कैलचेट, देखते हैं रिपोर्ट में। द केरल स्टोरी रिलीज से पहले ही विवादों में आ चुकी है। फिल्म पर केरल में भी विवाद हो रहा है। एलडीएफ और यूडीएफ जैसी कई राजनीतिक पार्टियां फिल्म का विरोध कर रही है। द केरल स्टोरी को लेकर मचे घमासान के बीच सेंसर बोर्ड की ओर से इसे ए सर्टिफिकेट दे दिया गया है, पर इसके साथ ही फिल्म से 10 कंट्रोवर्शियल सीन हटवा दिए गए हैं। द केरल स्टोरी से केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन के वो बयान को हटा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था 2 दशकों में केरल मुस्लिम आबादी वाला राज्य बन जाएगा, क्योंकि युवाओं को इस्लाम के लिए प्रभावित किया जा रहा है। फिल्म के डायलॉग भारतीय कम्युनिस्ट सबसे बड़े पाखंडी है में से भारतीय शब्द को भी हटाया गया है। द केरल स्टोरी को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, फिल्म संघ परिवार के विचारों के प्रचार के लिए है। ये फिल्म बेवजह लव जिहाद के मुद्दे को उठाकर राज्य को धार्मिक जातिवाद के केंद्र के रूप में पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आखिर क्या कहते हैं भारत की बेरोजगारी के आंकड़े, देखते हैं रिपोर्ट में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मुताबिक अप्रैल में बेरोजगारी बढ़कर 8.11% पर पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में बेरोजगारी दर 7.80% पर थी, वहीं फरवरी में ये 7.45% रही थी। अप्रैल में शहरी बेरोजगारी 8.51% से बढ़कर 9.81% हो गई। हालांकि अप्रैल में ग्रामीण बेरोजगारी में मामूली गिरावट देखने को मिली। यह 7.34% हो गई, जो एक महीने पहले 7.47% थी। बीते साल यानी कि 2022 में 3 बार बेरोजगारी दर 8% के पार निकली थी। फरवरी में ये 8.10%, अगस्त में 8.28%, नवंबर में 8.3% और दिसंबर में 8.30% रही थी। वहीं सबसे कम बेरोजगारी सितंबर में थी, तब बेरोजगारी दर 6.43% पर आ गई थी। दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.11% रहने का मतलब यह है कि काम करने को तैयार हर 1000 वर्कर में से 81 को काम नहीं मिल पाया। CMIE हर महीने 15 से अधिक उम्र के लोगों का घर घर जाकर सर्वे करता है और उनके रोजगार की स्थिति की जानकारी लेता है। इसके बाद जो परिणाम मिलते हैं उनसे रिपोर्ट तैयार की जाती है। CMIE के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को बेरोजगारी दर सही तरह से दर्शाती है, क्योंकि यह देश की कुल जनसंख्या में कितने बेरोजगार हैं इसको बताती है। थिंक टैंक को उम्मीद है कि रबी फसल की बुआई की शुरुआत में तेजी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि चालू वित्त वर्ष में एग्री सेक्टर एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगा। इसके प्रवासी मजदूर खेतों की ओर वापसी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। नौकरियों के बाजार में दुनिया भर में बदलाव हो रहे हैं। नई तरह की नौकरियां बढ़ रही है। कई पारंपरिक नौकरियां खत्म होती जा रही है। आखिर क्या है पूरे विश्व में नौकरी की स्थिति, आइए जानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगले 5 साल में दुनिया भर में 8 करोड़ 30 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी और 6 करोड़ 90 लाख नई नौकरियां तैयार होंगी। यानी आज के मुकाबले 2027 तक 1.40 करोड़ नौकरियां कम हो जाएंगी। आने वाले 5 सालों में डिजिटल कॉमर्स, एजुकेशन और कृषि के क्षेत्र में रोजगार के मौके तेजी से बढ़ेंगे, जबकि ऐसे काम जिनमें ज्यादा शारीरिक मेहनत की जरूरत पड़ती है वे या तो AI के जरिए किए जाएंगे या फिर रोबोट के जरिए ऑटोमेशन से होंगे। दुनिया में 23% और भारत में 22% नौकरियों में बदलाव होंगे। रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण को बचाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा पर आधारित रोजगार बढ़ेंगे, जबकि सप्लाई चेन का लोकलाइजेशन होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह रिपोर्ट दुनिया भर की 803 कंपनियों पर सर्वे करने के बाद तैयार की है। इसमें कहा गया है कि जैसे कि समझा जा रहा है कि बढ़ती तकनीकी की वजह से नौकरियां जाएंगी, यह पूरा सच नहीं है। नौकरियों की संख्या में कमी होने की और भी कई वजहें हैं। इनमें एक बड़ी वजह कौशल की कमी है। नई तरह की नौकरियों में नए स्किल्स की जरूरत है, जिसके लिए तैयारी नहीं है।
कर्मचारियों को नौकरियों की जरूरत के अनुसार तैयार होने में समय लगेगा। यह वजह है कि बेरोजगारी और कामगारों की कमी एक साथ देखने को मिल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 44% कर्मचारियों को रोजगार में बने रहने के लिए अपनी स्किल बढ़ानी होगी। अगले 5 सालों में डिजिटल कॉमर्स में करीब 20 लाख और नौकरियां बढ़ेंगी। हालांकि सबसे ज्यादा एआई और मशीन लर्निंग विशेषज्ञों की जरूरत बढ़ेगी। सूचना सुरक्षा विशेषज्ञों, बिजनेस एनालिस्ट की नौकरियों में लगातार इजाफा होगा, लेकिन 2027 तक 10 में से 6 कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। अगले 5 साल में भारत में 22% नौकरियों की जरूरतें बदल जाएंगी, जबकि दुनिया भर में 23% नौकरियों की जरूरत में बदलाव होंगे। कॉरपोरेट इंडिया को उम्मीद है कि वे न केवल जॉब बाजार में बने रहें, बल्कि वे नए नौकरियां भी पैदा करेंगे। 61% भारतीय कंपनियों का मानना है कि वे जॉब के बाजार में बेहतर करेगी। भारत में भी महंगाई, धीमा आर्थिक विकास और सप्लाई में होने वाली परेशानी नौकरियों की बाजार में बड़ी मुश्किलें पैदा करेंगी। इसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से भी नौकरियों में कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। भारतीय नौसेना को बहुत जल्द खतरनाक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल जाएगा। इस विध्वंसक की समुद्री ट्रायल शुरू कर दिया है। इस साल के आखिरी महीनों में इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई इम्फाल की लड़ाई के शहीदों की याद में रखा गया है। यह पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी राज्य के नाम पर रखा गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है। 535 फीट लंबे इस जंगी जहाज का बीम 57 फीट का है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाला युद्धपोत है। समुद्र में इसकी अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यह 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। 45 दिनों तक लगातार समुद्र में तैनात रह सकता है। इस युद्धपोत पर 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा बेहतरीन रडार और कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 32 बराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, 7 प्रकार के गन्स होते हैं। ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात है। ये ऐसे युद्धपोत है जिससे लगातार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा इस युद्धपोत पर 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स है। साथ ही 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। इसमें सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति EW स्वीट और कवच चेक सिस्टम लगा है। INS इम्फाल में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती है जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। या बराक 8 ER मिसाइलें तैनात की जा सकती है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसमें 16 एंटी शिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा एक 76 mm की ऑटो मेराला तोप, 4 AK-603 CIWS गन लगी है। INS इम्फाल पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करने बंद न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।